नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। फॉरेस्ट गार्ड वाले दोस्तों के काफ़ी दोस्तों के मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि सर आगे का जो चरण रहने वाला है तो उसकी प्रक्रिया किस किस तरीके से होगी, उसको थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से समझा दीजिए। तो हम इसी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया जो कि एक रिटेन एग्जाम के तौर पर था। अब हम CBT 2 यानी कि जो स्टेज 2 है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। एक एक करके दोस्तों 1 बाय 1 बात करेंगे और ये सारी जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। 2018 का जो फॉरेस्ट गार्ड था उसके आधार पे ही मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। तो स्टेज 1 जैसा कि आपको पता है आपका रिटेन एग्जाम था 200 अंक का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब हमें इंतजार करना है स्टेज 2 के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तो एक बहुत डीप में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे 655 हमारी वैकेंसी लगभग हैं, लगभग का मतलब ये श्योर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम इस बार 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, है ना। इस बार क्या, पिछली बार भी 5 ही गुना बच्चे बुलाए गए थे। कई लोग सोच रहे थे कि 7 गुना 8 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाने। पिछली बार 5.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ये कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लगभग आप मान के चलो 3400 बच्चे लगभग क्वालिफाई होंगे स्टेज 2 के लिए, ठीक है ना। स्टेज 2 के लिए 3400 बच्चे क्वालिफाई होंगे। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो भी मेरिट आएगी उसमें 3400 बच्चों को लिया जाना है। अब स्टेज 2 में सबसे पहला आपका जो होगा वो रेस होगी, ठीक है ना। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे स्टेज 2 के लिए तो वहाँ पे आपका पैट और रेस ये दोनों एक साथ होने हैं। मतलब पहले आपका चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह हो जाएगी, मतलब हाइट पहले, उसके बाद चेस्ट, और उसके बाद आपको रेस के लिए उतार दिया जाएगा विद 10 किलो वजन, यानी कि 10 किलो वजन के साथ, ठीक है ना। और वजन में आपको क्या दिया जाएगा, लास्ट टाइम तो रेत दी गई थी, एक बैग था पीछे, बैग का भी वजन होता है कि 400 ग्राम का 300 ग्राम का, उस बैग के वजन के साथ जो रेत होगी वो आपको दी जाएगी। मतलब टोटल वेट 10 किलो होगा विद बैग की, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो पहले आपका PET हो जाएगा, उसके बाद आपको रेस के लिए उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल काफ़ी सारे दोस्तों का ये है कि सर ये डॉक्यूमेंटेशन है ये कब होना है। तो लास्ट टाइम ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ था इंटरव्यू के टाइम पे। आपको पता होगा पिछली बार 20 नंबर का इंटरव्यू था, यहाँ पर 180 नंबर की रिटेन एग्जाम थी और 20 नंबर का इसके अंदर इंटरव्यू रखा गया था, ठीक है। तो जब इंटरव्यू के लिए गए थे तो इंटरव्यू लेटर निकल रहा था, बराबर वेबसाइट पे आ जाता है। वो इंटरव्यू जब होता है आपका तो पूरा भर के लेके जाना होता है, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, नंबर 1 10th की मार्कशीट होगी आपकी, 12th की मार्कशीट होगी आपकी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे कि EWS SC ST OBC में हैं तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं OBC वालों के लिए, खास करके OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल वाला और एक होता है स्टेट वाला। तो यहाँ स्टेट वाला ही चलेगा क्योंकि ये स्टेट की एक जॉब है, ये ध्यान रखना है ना। इस पर कमेंट्स नहीं होना चाहिए आगे कोई। स्टेट गवर्नमेंट जो बनाती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट OBC वालों के लिए, आपको वो लेके यहाँ पर जाना है। बात क्लियर हो जाती है। इसके अलावा आपको डोमिसाइल लेके जाना है अपना, मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके अलावा एक ID आप कोई भी ले जा सकते हैं जिसमें वोटर ID भी चल जाएगी और आपकी आधार कार्ड भी चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने होंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है। और जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई होता नहीं, EWS वाले लेकर जाएंगे, ये आपके लिए रखिएगा। और डोमिसाइल का मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र, कैसे पता चलेगा यूपी के निवासी हैं या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा एक आपको अपनी ID लेके जानी होगी, कोई भी वैलिड ID आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे DL वगैरह भी वैलिड कर लिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो इंटरव्यू के दौरान हुआ था, ठीक है ना, इसके दौरान नहीं हुआ था। लेकिन अब की बार इंटरव्यू तो नहीं है, तो ये तीनों स्टेज एक ही साथ कंप्लीट की जानी है। पहले आपका PET, फिर रेस और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इस बार, क्योंकि इस बार डायरेक्ट है, इस बार कुछ बीच में इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर। चलो, एक तो ये हो गया। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका फाइनल मेरिट बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना भाई। 3400 लगभग बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो बच्चे तो ये यहाँ पे 655 ही लेने हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे बच्चों ने रेस कंप्लीट कर दी, 1500 बच्चों ने, ठीक है ना। 1500 बच्चों ने रेस कंप्लीट की है। तो अब जो बच्चे हैं वो तो निकाले जाने हैं। बाकी जो बच्चे 900 850 के आसपास जो बच्चे हैं, 845 के आसपास, वो तो निकाले जाएंगे। 655 बच्चे ही आपके लिए जाने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपकी प्री की जो मेरिट आई थी, अब स्टेज 2 के लिए यहाँ पे एक मेरिट ये आएगी, है ना, 2 मेरिट आनी है ना इसकी, ये तो कंफर्म है आपको। ये पहली मेरिट रहेगी आपकी,
और ये वाली फाइनल मेरिट रहेगी, मतलब है ना, ये फाइनल मेरिट है बिल्कुल। तो यहाँ मान के चलो ये कट ऑफ आपकी लगी थी 125, जनरल ओबीसी सबके लिए ये लग गई, ऐसे मान के चलो फॉर एग्जांपल। अब बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, 1500 लेने हैं उनको 655। तो अब ये देखिए बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, तो बच्चे बाहर ऐसे निकलेंगे कि मेरिट को अप किया जाए, यानी कि मेरिट को बढ़ाया जाए। तो 125 में 128 मेरिट अगर इन्होंने कर दी और बच्चे बच जाते हैं 655, 3 नंबर बढ़ाने के बाद सारे बच्चे निकल जाते हैं, 655 बच्चे इनको मिल जाते हैं, तो आपकी फाइनल मेरिट 128 हो जाएगी। अगर 128 के बाद भी बच्चे 655 से ज़्यादा बच रहे हैं तो फिर और मेरिट हो जाएगी, मान के चलो 130 हो सकती है ना। 130 मेरिट जब उन्होंने बढ़ाई तो बच्चे 655 बच गए, बाकी जो 1500 में से थे वो बाहर हो गए। हालांकि ये सारी प्रक्रिया में शामिल थे, रेस में, पैट में, डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन फाइनल तो आपको 655 ही देनी है। इतनी बात क्लियर हो जाती है, तो फाइनल मेरिट थोड़ी सी अप हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फाइनल मेरिट आने के बाद ये 2 तरीके से बढ़ जाएगा। जब फाइनल मेरिट आ जाएगी तो आपके 2 चरण फिर हो जाते हैं, यहाँ पे 3 चरण कहे जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले तो आपको मेडिकल बना के अपना देना होगा। अब मेडिकल को लेकर भी काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग तरह के, सर मेडिकल कैसे होगा, आंखें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखा जाता। लास्ट टाइम मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं अपने ही अनुभव के आधार पर ये सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ज़िला होता है ना, उसमें CMO ऑफिस तो होता ही है ना। CMO ऑफिस से आपको अपना मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना है। आप कितने में बनवा पाते हैं, 1000, 500, 100, 200, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रमाण पत्र लेके आपको जाना है और UPSSC आयोग में जमा कर देना है। इतनी काम सब हो चुके हैं, यानी कि अब आपकी फाइनल मेरिट आ गई, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब आपके पास आती है ज्वाइनिंग, जिसको आप कहते हैं कि भैया अब तो ज्वाइनिंग हो गई। वास्तव में वो ज्वाइनिंग नहीं रहेगी, वो ट्रेनिंग रहेगी। ज्वाइनिंग एक अलग पर्पस है। देखिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अलग से ज्वाइनिंग दी जाती है ना, फिर आपकी रवानगी की जाती है। जो लोग यूपी पुलिस वगैरह में होंगे उनको पता होगा कि ट्रेनिंग के बाद JTC वगैरह ये सब होने के बाद आपको ज्वाइनिंग अलग से मिलती है। ये ट्रेनिंग लेटर आएगा पहले आपके घर, ठीक है ना। मैं फॉरेस्ट वालों की बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस वालों की नहीं। तो यहाँ पे आपके यहाँ ट्रेनिंग लेटर आएगा, तो लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे रखी जाती है फॉरेस्ट वालों के लिए, 6 मंथ की, है ना। तो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन मुख्यतः ये ट्रेनिंग 3 महीने, 2 महीने या 4 महीने में कंप्लीट कर ली जाती है। लगातार 6 महीने ये ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। जो लोग भली भांति ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग से डिनाई नहीं करते, छोड़ के नहीं जाते हैं, उनको फिर ज्वाइनिंग दी जाती है, परमानेंट ज्वाइनिंग, है ना। फिर आपको जिला एलोकेट किया जाता है कि आपकी पोस्टिंग बिजनौर में है, आपकी लखनऊ में है, आपकी पीलीभीत, आपकी आप देख लीजिए फोटो। ये अपना ही एक दोस्त है जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तैनात है इस टाइम, देखो प्रशस्ति पत्र लेता हुआ, ठीक है। तो काफ़ी इज्जत, तो आप देख सकते हैं, वर्दी देख के आपको अनुमान लग रहा होगा कि भाई ठीक ठाक वाली नौकरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे, लगभग 2 से 2.5 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद ये सब खत्म हो जाता है खेल, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ों को। अब जो अलग सवाल दोस्तों के बने रहते हैं कि सर सैलरी का कितना रहेगा, सुविधाएं क्या क्या हमें मिल सकती हैं, प्रमोशन के बारे में बताइए, और होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है इस जॉब के अंदर या नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं होम डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ऐसी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है जैसी पुलिस वालों के लिए बाध्यता है कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। आसपास के होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब बॉर्डर टच हो रहा होगा उस वाले, उसमें भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दरोगा तो आसपास के 2, मतलब एक जिला छोड़ने के बाद दूसरा जिला, फिर तीसरा जिला, दरोगा की ऐसे होती है। पुलिस वाले अपने जिले में ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है, यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है। ऐसे कई सारे दोस्त हैं मेरे जो बिजनौर के रहने वाले और बिजनौर में ही ड्यूटी कर रहे हैं, सहारनपुर के रहने वाले और सहारनपुर में ही ड्यूटी कर रहे हैं। महिला और पुरुषों के लिए यहाँ पर कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। होम डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम कौन सा जिला एलोकेट किया गया है। बात क्लियर हो जाती है, तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ये अनुभव है। अच्छा, प्रमोशन के ऊपर आ जाते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे सैलरी के ऊपर, प्रमोशन पे थोड़ा सा बात में आएंगे। तो सैलरी सर कितनी, तो 2000 ग्रेड पे आपका यहाँ पर कितना है, 2000 ग्रेड पे की जॉब है, तो 2000 20,200 वाली आपकी सैलरी होगी। बेसिक आपका हो जाएगा यहाँ पर 20,200, ठीक है ना। 20,200 तो आपका हो गया बेसिक। अब बेसिक के साथ यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें आपकी जोड़ी जाती है, जैसे DA जोड़ा जाता है ना, DNS अलाउंस कहते हैं, HRA होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर TA जोड़ा जाता है आपका, और इसके अलावा भत्ते, महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, महंगाई
भत्ता। अब आप जोड़ लें कितने भत्ते हो गए, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 तरह के भत्ते लगा करके ये जो 20,000 बेसिक सैलरी आपकी थी, लगभग ये 28,000 के आसपास हो जाती है। 28,129 रुपये पहली सैलरी एक मेरे मित्र की आई थी, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर बात। तो इन सबको लगा करके आपकी सैलरी होती है 28,129 रुपये। बात क्लियर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, हर 6 महीने के बाद इंक्रीजमेंट लग जाता है आपका, है ना। हर 6 महीने के बाद इंक्रीजमेंट भी तो मिलता है ना आपको, सैलरी में बढ़ती रहती है, 300 400 500 इस तरीके से सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। तो कुल मिला के अगर आपकी 5-10 साल की सर्विस होगी तो 40,000 क्रॉस आराम से कर जाता है आदमी, ठीक है। और 5 साल के बाद फिर आप प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरनल एग्जाम होते हैं उनमें बैठने के लिए तो शुरू से एलिजिबल है। और 5 साल के बाद आपका चांस बनता है कि आप फॉरेस्टर बन जाएं। फॉरेस्टर का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, वन दरोगा अन्य जिलों में, अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, वन दरोगा को फॉरेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में इसको वन दरोगा कहा जाता है। और ये 2800 ग्रेड पे की एक नौकरी होती है, वन दरोगा की 2800 रुपये की नौकरी है। हाल ही में यूपी SSSC से इसके पद भी आए थे, 701 पद आए थे ना, आपको पता होगा। तो वन दरोगा के ये कंपटीशन से आए हुए पद हैं, मतलब डायरेक्ट भर्ती है, ठीक है। तो आप फिर फॉरेस्टर हो जाएंगे यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के बाद, फॉरेस्ट गार्ड के बाद। तो फॉरेस्ट गार्ड के जैसी बात आपको फिर 2 स्टार मिल जाते हैं, 2800 ग्रेड पे हो जाता है। सैलरी आपकी 40 से 45,000 प्लस हो जाती है। बड़े मज़े की नौकरी यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अन्य सुविधाएं, तो अन्य सुविधाएं मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आपको क्वार्टर की भी व्यवस्था कर दी जाती है ना। क्वार्टर तो होते ही हैं, आपको पता होगा। पुलिस वाले जो नौकरी करते हैं क्वार्टर तो उनके लिए भी मिलते हैं, लेकिन हर पुलिस वाले को तो क्वार्टर नहीं मिला हुआ होता है। जगह होती है तो मिल जाता है, जगह नहीं है, ऑलरेडी बुक हैं क्वार्टर सब, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर क्वार्टर में जगह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रॉपर इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे क्वार्टर चाहिए। अगर खाली है कोई क्वार्टर तो आपको एलोकेट हो जाएगा, नहीं है तो आप रेंट पे रहिए। आपको ये चीज़ दी जा रही है HRA, ठीक है। ये हाउस का ही रेंट होता है एक तरीके से। तो क्वार्टर मिल जाए तो मच बेटर, नहीं मिले तो भैया सैलरी में आपका लग के आ रहा है 3-4 हज़ार रुपये के लगभग, 3.5-4 हज़ार के आसपास आपका HRA आता है। उठा के आप अपना कमरा कोई ले सकते हैं छोटा मोटा। बात क्लियर हो जाती है। क्वार्टर खाली है और आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी ऐसी जगह है जहाँ क्वार्टर खाली है, तो अप्लाई कर दीजिए, आपको क्वार्टर मिल जाएगा, आपकी सैलरी में से ये काट लिया जाएगा। फिर बात क्लियर। प्रमोशन के बारे में मैंने बता दिया। प्रमोशन आपका 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए, फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा के लिए। वन दरोगा के बाद अगला प्रमोशन आपका होता है AR के लिए, असिस्टेंट रेंजर, उसके बाद रेंजर, और उसके बाद आगे की चीज़ें चलती रहती। रेंजर के बाद तो फिर लगभग आप रिटायर्ड हो ही जाते हैं, क्योंकि वो 25-30 साल की प्रक्रिया है। 15 साल के बाद रेंजर तक पहुँचते हैं आप, 15-20 साल के बाद, है ना। 30-35 साल में आप ज्वाइन कर रहे हैं, 30 साल में, तो रेंजर पे ही जाके आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर डाउट जो फॉरेस्ट से रिलेटेड थे मैंने लगभग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, है ना। स्टेज 2 में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या क्या सारी चीज़ें होनी है। रेस को आपको पता है, आपकी 25 किलोमीटर की रेस है, 10 किलो वजन के साथ, पुरुष और महिलाओं के लिए। महिलाओं को 14 किलोमीटर की रेस 4 घंटे में करनी है, पुरुषों को 4 घंटे में ही 25 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरिट कितनी जाएगी, कैसे क्या होगा, वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उससे 2 से 3 दिन पहले। उस वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स इन सब चीज़ों को लेकर आए थे, सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताओ, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। क्लियर हो जाती है बात। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया जो मैं यहाँ नहीं कवर कर पाया या दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, तो आप कमेंट्स करके बताइए, हो सकेगा तो अगली वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों ने अपने नंबर ज़्यादातर दोस्तों ने शेयर कर दिए हैं कि मेरे सर इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। एक और अंत में सवाल पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, सर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है ना, क्योंकि स्टेज 2 का मतलब रिजल्ट के बाद ही तो ये प्रक्रिया शुरू होनी है। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी कभी भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। एक सवाल और है, काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए परेशान हैं कि सर मेरे पास तो पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास कभी का भी हो, एक मिनट लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर गई है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास कभी का भी हो, मतलब आप रिसेंटली उसको बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र में आपको कोई EWS वाले सर्टिफिकेट में दिक्कत है, क्योंकि उसने डेट मांगी है, उसी डेट का आपको चाहिए होगा, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST वालों के लिए कोई डेट की बाध्यता नहीं है, वो कभी का भी ले जा करके दिखा सकते हैं। बोले भैया मेरी कास्ट ये है, मैं यूपी का निवासी हूँ, मेरा डोमिसाइल ये है। बात क्लियर। तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो कि सर मैं कब का जाति प्रमाण पत्र बनाऊं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि कई दोस्त ऐसे होते हैं
2-3 मिनट का वीडियो देखा, फिर कमेंट्स कर दिया सर जाति प्रमाण पत्र कब कर, जबकि मैं वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर चुका होता हूँ। बाद में पता चलता है कि इसने वीडियो पूरा देखा नहीं है, इसलिए इसके ये कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आगे ही आपको अच्छी खबर और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी को लेकर के हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट अपनी हो जाएंगी। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।